नमस्ते बच्चों, मैं मनोज आपके सामने आज एक बार फिर क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले बच्चों आपको 2 भाग करा दिए गए हैं। उस भाग में आपको अम्ल क्षार क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, अम्लों के गुण आदि के बारे में बता दिया गया है। मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने ध्यान से समझा होगा और अपनी नोटबुक में नोट कर भी लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आपका अम्ल आपका खत्म हो गया, अब हम आपको जानकारी देंगे क्षार के बारे में। ठीक है, तो अम्ल अगर आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा तो क्षार को आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि इसके बाद फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पर्सनली कॉल करके या मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्षार। तो 1 मिनट बच्चों, क्षार स्टार्ट करना है हमें। हाँ ये है, ठीक है। चलिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 साइंस। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्षारक। बच्चों अगर आप लोगों ने अम्ल पे ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसी तरीके से आपकी क्षार की भी डेफिनेशन है। देखिए क्या होता है, वे पदार्थ जो विलयन में OH आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं जो उन पदार्थों को विलयन नहीं, उन पदार्थों को हम क्षार कहते हैं जो किसी भी विलयन के अंदर क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्षार के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे NaOH क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और आप इसे चूना भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, आपके क्षार हैं। तो बच्चों क्षार की आप पहचान कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों में क्या आ रहा है आपका, OH आ रहा है ना। तो अगर आप इस बात को भी ध्यान दे रहे हैं और आपके पास में कोई भी नेम लिखा हुआ है और आपसे ये पूछता है कि बताइए ये अम्ल है या क्षार, यदि उसमें OH उपस्थित है तो वो आपका अम्ल होगा, सॉरी क्षार होगा, और यदि OH उपस्थित नहीं है तो वो आपका क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्षार के गुणों की तरफ। क्षार के गुणों की तरफ हम चलते हैं। देखिए जरा, देखिए क्षार के गुण, अगर आपने अम्ल के गुणों के ऊपर ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले मैंने बताया था अम्ल के गुणों में जो अम्ल होते हैं H+ आयन देते हैं। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं जो आपके क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, आपको OH- आयन देते हैं। ठीक है, पहला गुण तो ये आ गया। अच्छा ये क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और जो आपके अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं ना। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद यह फिनोप्थिलीन को गुलाबी कर देता है। फिनोप्थिलीन क्या, मैंने बताया था फिनोप्थिलीन क्या होता है, एक सूचक होता है, पहली वाली वीडियो में बताया था। फिनोप्थिलीन क्या होता है, एक तरह का सूचक होता है जो हमें यह जानकारी देता है कि जो आपके पास में विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। तो जो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन को कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है, कौन, क्षार। ठीक है, नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी क्या है, आपका सूचक ही है। ये भी क्या करता है, जो आपके क्षार है उसे कैसा कर देता है, पीला कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास में कोई विलयन है और उस विलयन का आपको टेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है किसके, फिनोप्थिलीन या मेथिल ऑरेंज के द्वारा, तो यदि फिनोप्थिलीन के द्वारा आप प्रयोग कर रहे हो और उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, आपका विलयन आपका क्षारीय है। और यदि मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं और विलयन का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, तो ये क्या होगा, आपका क्षार होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, विलयन में OH- आयन देते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, जो आपके क्षार होते हैं किसी भी विलयन के अंदर OH आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो विलयन होता है उसका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है।
किसका? क्षार का। अब मैंने देखिए अम्ल के लिए भी आपको बताया था, मैंने बताया था ये आपका 7 होता है, संख्या होती है आपकी 14 तक, कहां से? 0 से। ठीक है, तो यदि हम 0 से 7 के बीच की बात करते हैं तो जो आपका पदार्थ होता है वो होता है आपका अम्ल, और यदि 7 से 14 की बात करते हैं तो पदार्थ होता है आपका क्षारक। बात समझ में आ रही है? अब यदि बात करते हैं 7 पर, तो 7 अगर किसी विलयन का पीएच मान होता है तो वो क्या हो जाता है? आपका उदासीन हो जाता है। बात समझ में आई? तो 0 से 7 के बीच में कोई भी विलयन क्या होता है? अम्ल होता है, और 7 से 14 के बीच में कोई भी विलयन क्या होता है? क्षारक होता है, और पीएच मान 7 पर क्या होता है? आपका उदासीन होता है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, इसके बाद जैसे हमने अम्ल के अंदर प्रबल अम्ल पढ़ा था, वैसे ही क्षार के अंदर भी हम प्रबल क्षार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि किसी विलयन के अंदर पूरी तरह से OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। बात समझ में आई? यदि किसी विलयन में पूरी तरह से OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं तो वह विलयन क्या कहलाता है? आपका प्रबल क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे आपका NaOH है, NaOH क्या होता है? आपका प्रबल क्षार होता है। तो जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है किसी भी विलयन के साथ में तो क्या होता है? Na तो आपका अलग हो जाता है, ORH माइनस आपका अलग हो जाता है। इसी प्रकार KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे, K आपका अलग हो जाता है, OH आपका अलग हो जाता है। ये क्या होते हैं? आपके प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका दुर्बल क्षार। जस्ट इसका उल्टा आप कर सकते हैं। दुर्बल क्षार हम किसे कहेंगे? जिस विलयन के अंदर OH माइनस आयन पूरी तरह से उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार कहेंगे। बात समझ में आ रही है? भाई प्रबल में तो हमने क्या कहा? यदि किसी विलयन के अंदर OH माइनस आयन पूरी तरह से उपस्थित है तो हम उसे कहते हैं प्रबल क्षार, और यदि किसी विलयन के अंदर OH माइनस आयन पूरी तरह से उपस्थित नहीं होते तो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है NaOH, जिसे आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्षार की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। क्षार की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया। नंबर 1 हमने लिखा है क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया। बच्चों, जब हमने अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया कराई थी तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हुआ था? एक तो आपको लवण मिला था और दूसरा आपको मिली थी H2 गैस। तो सेम टू सेम आपका ऐसा ही है, यदि किसी क्षार की क्रिया किसी धातु के साथ में कराई जाती है तो एक तो आपको लवण प्राप्त होगा और दूसरा आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल भी लिया है, देखिए धातु प्लस क्षारक क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। वही तो है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, हमने क्या ले लिया? क्षारक ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु ले ली हमने क्या ले ली? जिंक ले ली। तो जब इन दोनों के आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? Na2ZNO। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका लवण कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका लवण कहलाएगा। और साथ में आप देख रहे होंगे H2 गैस भी है। तो कुल मिलाकर बात समझ में आपके आ गई होगी कि जब किसी धातु की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ में कराई जाती है तो एक तो आपका लवण प्राप्त होता है और दूसरा आपका क्या प्राप्त होता है? H2 गैस प्राप्त होती है। Na2ZNO2 का जो नाम होता है आपका होता है सोडियम जिंकेट लवण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उदासीनीकरण की अभिक्रिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो बच्चों क्या होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया? देखिए, जब किसी अम्ल की क्रिया किसके साथ में कराई जाती है? क्षार के साथ में कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? आपका लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब ये नहीं कि पहले आप अम्ल लेंगे, चाहे तो आप क्षार ले लें और चाहे आप पहले अम्ल ले लें, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? आपका लवण और क्या प्राप्त होता है? आपका जल प्राप्त होता है। तो बात समझ में आ गई। उदासीनीकरण की अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ में कराई जाए या किसी क्षार की क्रिया अम्ल के साथ में कराई जाए तो प्राप्त क्या होता है? आपका लवण और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों,
नेक्स्ट है आपका उदासीनीकरण की अभिक्रिया के कुछ दैनिक उपयोग लिए हैं हमने। जैसे नंबर 1 बच्चों, क्या होता है कभी कभी हमारे पेट में कब्ज बन जाती है, जिसे आप कह देते हो कि कब्ज हो रही है या गैस हो रही है या अफारा हो रहा है। तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, हमारे पेट में अम्लता की जो मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है, और जब अम्लता की मात्रा हमारे पेट में अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, हमारा पेट फूलने लगता है या दर्द होने लगता है। तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है आपको जिस टैबलेट का उपयोग करने के लिए आपसे कहता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी एसिड टैबलेट कहते हैं। एंटी एसिड टैबलेट का मतलब यह है कि आपके पेट में जो बनी वो क्या बनी, अम्ल, और जो एंटी एसिड टैबलेट होगी वो क्या होगी, आपकी क्षार। क्षार में आपकी कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जिसे आप सोडा भी बोल देते हो, और जी एक क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। तो ये दोनों जो होती है ये टैबलेट के अंदर मिली होती है, जिसे हम बोलते हैं एंटी एसिड टैबलेट। तो जब इस टैबलेट का आप उपयोग करते हो, ये टैबलेट आपके पेट में जाती है, तो इसका मतलब क्या, क्षार पेट के अंदर चला गया और पेट में आपका जो अम्ल था वो पहले से ही मौजूद था। जब दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो जो आपके पेट की अम्लता होती है वो दूर हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ में कराई तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन, अर्थात आपको आराम मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके पेट में से अम्लता की मात्रा खत्म हो जाती है। ये आपका इसके अंदर था। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी या चींटी के काटने पर। बच्चों क्या होता है, जब आपके मधुमक्खी या चींटी काटती है तो जिस स्थान पर काटती है वहां पर चीस लगने लगती है। यह मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। जो आपकी चींटी होती है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो जब आपके किसी स्थान पर चींटी या मधुमक्खी काट जाती है तो इसका मतलब यह होता है आपके शरीर के उस भाग पर फॉर्मिक एसिड प्रवेश कर जाता है। तो जब फॉर्मिक एसिड प्रवेश कर जाता है तो आपके उस स्थान पर क्या होने लगता है, चीस लगने लगती है या दुख लगने लगता है। तो उसे दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, उसे साबुन से धो देते हैं। तो साबुन क्या होती है, साबुन का एंटी एसिड होता है, एसिड होता है एक तरह से देखा जाए तो। साबुन के अंदर आपका क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। तो जब आपने चींटी का काटने के स्थान पर साबुन को लगा दिया तो वहां पर पहले से ही अम्ल था, और जब आपने साबुन लगाया तो वो आपका क्षार बन गया। अम्ल और क्षार की जब आपस में अभिक्रिया हुई तो वहां पर क्या हो गया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई। और जब आप उस स्थान पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई तो इसका मतलब आपको जो जलन हो रही थी या जो चीस लग रही थी या जो दुख लग रहा था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 है बच्चों आपका, नंबर 3 है कि यदि अम्लता की वर्षा हो जाती है, अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा। यदि अम्लीय वर्षा हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो अम्लीय हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी स्थान पर अम्लीय वर्षा हो जाती है तो वहां की मिट्टी कैसी हो जाती है, आपकी अम्लीयता हो जाती है। यह कह सकते हैं कि मिट्टी में जो अम्लीयता की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो जो किसान होते हैं उस अम्लीयता की मात्रा को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए क्या करते हैं, उसमें खाद का इस्तेमाल करते हैं। और खाद में क्या आता है आपका CaOH का होल्ट वाइज, जिसे आप कैसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके दानों के रूप में होता है, चीनी के समान होता है, चीनी जैसे दाने होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। यदि आपके खेत है तो जब इसे खेत के अंदर डाल दिया जाता है तो ये क्या होता है, आपका अम्ल होता है। और जब अम्ल नहीं क्षार होता है, ये आपका क्या होता है, क्षार होता है। और खेत में पहले क्या था, आपका अम्ल था। तो दोनों की क्रिया जब हुई तो क्या बन गया, आपका लवण और जल बन गया। लवण और जल बनने का मतलब क्या हुआ, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया तो कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है उदासीनीकरण, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो आपके अंदर मिट्टी के अंदर क्या थी, अम्लता की मात्रा बढ़ गई थी, वो खाद डालने पर समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा कहते किसे हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखिए आपकी जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर आज के टाइम में आप लोग सभी जानते हैं कितना प्रदूषण बढ़ गया है, और ये प्रदूषण ही आपके वातावरण को दूषित करता है। तो ये कह सकते हैं जब आपकी वर्षा होती है, यदि उस वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप शुद्ध जल की बात करते हैं, शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है आपका 7,
और 7 का मतलब क्या होता है, उदासीनीकरण या उदासीन। और जब उदासीन है तो ना तो वो आपको टेस्ट में पता लगता है ना रंग में पता लगता है, लेकिन यदि इसी जल का पीएच मान आपका 5.6 पहुंच जाए वर्षा के रूप में, तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है अम्ल की धात्विक या अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। देखिए अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण जल बनाता है, ये आपको पता ही है। जब धातु की किसी अम्ल की किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है, ये आपने पहले भी पढ़ लिया था। तो जैसे हमने एक धातु ऑक्साइड ले लिया CuO, क्या कहते हैं इसे, कॉपर ऑक्साइड, जिसका रंग कैसा होता है, काला। इसकी क्रिया कराते हैं हम किसके, HCl, जिसे आप बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इनके आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, CuCl2 अर्थात कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या प्राप्त होता है आपका जल, जिसे आप क्या कह सकते हैं, लवण के रूप में प्राप्त होता है, क्या, कॉपर ऑक्साइड। और यहां पर देखिए कलर कैसा था आपका, काला। और जब इनकी आपस में अभिक्रिया कराई बना किस कलर का कलर, आपका सीला हरा कलर रंग का बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फिर आपने कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया H2SO4, ये भी क्या होता है आपका लवण अम्ल होता है, दोनों के आपस में अभिक्रिया कराई तो क्या बना, CuSO4, इसे क्या बोलोगे आप, कॉपर सल्फेट, और ये क्या होगा आपका लवण होता, और साथ में क्या प्राप्त होता है आपको, जल प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 आपको दिया है, नंबर 3 है आपका बच्चों, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया HCl, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है आपका, क्षार है। जब इनके आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे आप क्या बोलते हो, लवण बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है, इसे ध्यान से समझ लेंगे। देखिए अगर हम ऊपर वाली अभिक्रिया को ध्यान से समझे तो पता चलता है कि यह बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ में कराई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। और यहां भी क्या हो रहा है बेटा, आपको लवण और जल ही तो प्राप्त हो रहा है। तो एक तरह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, यहां भी लवण और जल ही प्राप्त होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, या सभी धात्विक ऑक्साइड प्रकृति कैसी होती है आपकी, क्षारीय होती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, वही धातु और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप ये कह सकते हैं कि लवण और जल प्राप्त होता है। तो इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है बच्चों क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। देखिए क्या होता है, क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सेम वही वाली बात आ गई पहले वाली। तो ये हमने क्षारक ले लिया, ये अधात्विक ऑक्साइड ले लिया, तो प्राप्त क्या होगा आपका, लवण और जल प्राप्त होगा। ये हमने क्या लिया, NaOH क्षार ले लिया, CO2 अधात्विक ऑक्साइड ले लिया। जब दोनों की अभिक्रिया कराई तो एक तो लवण प्राप्त हुआ, दूसरा को क्या प्राप्त होता है, जल। ऐसे ही आपका ये एग्जाम्पल है, ये आपका क्या ले लिया हमने, क्षारीय, और ये क्या आपका धात्विक ऑक्साइड है, दोनों की अभिक्रिया कराए तो ये क्या प्राप्त होता है आपको, लवण, और जिसका नाम अगर आप चाहें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका रंग कैसा होता है आपका, दूधिया होता है। दूधिया मतलब दूध के समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर है, यहां भी क्रिया उदासीनीकरण के समान ही है, यह भी रंग लवण और जल। यानी कि जो अभी मैंने बताया था, जब हमने क्षार की क्रिया किसके साथ कराई थी, धात्विक ऑक्साइड के साथ, जब भी आपको लवण और जल प्राप्त हुआ था। और जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ में करा रहे हैं तो जब भी आपको क्या हो रहा है, लवण और जल ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक नोट्स दिया है, अभी आपने क्षारक क्या है, अभी आपने क्षारक जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस के बारे में पढ़ा। यहां एक और शब्द है जिसे बोलते हैं क्षार। तो बेटा क्षारक और क्षार में अंतर होता है। अब थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। चलिए, क्षार किसे कहेंगे, जो क्षारक बेस जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अर्थात
जो क्षारक हमारे पास में है अगर वो जल के अंदर घुल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। जैसे आपका NaOH है, KOH है, देखो NaOH आप सभी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसके बाद सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। आप ये कह सकते हैं जितने भी आपके पास में क्षार मौजूद हैं या जिस भी क्षार का आप इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्षारक है वो जरूरी ही नहीं है कि वो क्षार भी हो, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। जैसे Na2O है, K2O, Cu, ये क्या होते हैं, आपके धात्विक ऑक्साइड होते हैं परंतु जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। अभी क्या बताया, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं। और साथ ही साथ आपको यह बताया कि जरूरी नहीं है कि जो आपके क्षार है वो क्षारक भी हो। जैसे एग्जाम्पल लिया, ये आपके सारे के सारे पदार्थ है, ये कहने के लिए तो धात्विक ऑक्साइड है और ये पानी के अंदर घुलते नहीं है, ठीक है, परंतु ये जल में घुलनशील नहीं आता है। Na2CO3 ये सब क्या आपके क्षारक होते हैं लेकिन क्षार नहीं होते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।